So am I. नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर जो इस समय बीजापुर के सुकमा से आ रही है कि वहाँ के तर्रेम थाना क्षेत्र के टेकलगुड़ा के जंगल में शनिवार को नक्सलियों से एक मुठभेड़ हुई है, जहाँ पर शहीद जवानों की संख्या 22 हो गई है। 21 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। मुठभेड़ स्थल से दूसरे दिन भी शहीदों के शव निकाले जा रहे थे और इस मुठभेड़ में लगभग 31 जवान घायल हुए, जिनमें से 13 गंभीर रूप से घायल जवानों को उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया। जैसा कि एक आपको पता होना चाहिए कि शुक्रवार रात को बीजापुर और सुकमा जिले के बहुत सारे कैंपों से सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी और एसटीएफ के 2056 जवानों को लगभग बीजापुर और सुकमा के सरहदी जंगलों में नक्सलियों की तलाश में उतारा गया था। शनिवार को जब जवान लौट रहे थे, तभी एक टुकड़ी को नक्सलियों ने टेकलगुड़ा गांव के पास एम्बुश में फंसा लिया। नक्सलियों ने यू आकार में 1 किलोमीटर के दायरे में 3 जगह एम्बुश लगा रखा था। कुछ नक्सली पहाड़ी तो कुछ गांव से भी फायरिंग कर रहे थे। इससे पहले कि जवानों को संभलने का मौका मिलता, इससे पहले ही पीछे से फायरिंग होने लगी। नक्सली शहीद जवानों की वर्दी, जूते और अन्य जरूरत का सामान भी लूटकर भाग गए। आईजी बस्तर हैं सुंदरराज। सुंदरराज ने बताया कि नक्सली जवानों से 7 एके राइफल, 2 इंसास राइफल और एक एलएमजी भी लूट कर ले गए। आईजी ने कहा कि मौके से एक महिला नक्सली का भी शव मिला है, जिसके पास इंसास राइफल थी। उसकी पहचान पामेड़ एलजीएस कमांडर माडबी बनोजा के रूप में हुई है। इस मुठभेड़ में कम से कम 12 नक्सली मारे गए और 16 से ज्यादा घायल हुए। नक्सली कमांडर हिडमा इस इलाके का नेतृत्व करता है। दुर्गम जंगलों से घिरा यह इलाका नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का इलाका है, जिसका नेतृत्व दुर्दांत नक्सली मांडवी हिडमा करता है। हिडमा के इस इलाके में होने की सूचना पर जवानों को सर्च ऑपरेशन पर भेजा गया था। फोर्स करीब 11:30 बजे टेकलगुड़ा गांव से 100 मीटर की दूरी पर पहुंची, तभी अचानक फायरिंग शुरू हो गई। घायल जवान गांव की ओर भागे और वहां पहले से नक्सली तैयार थे। मौके पर करीब 6 घंटे में 3 मुठभेड़ हुई। दूसरी मुठभेड़ 3:30 बजे गांव में हुई और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ। घायल जवानों पर गांव में छिपे नक्सलियों ने नजदीक से गोलियां चलाई। अचानक हुए इस हमले के लिए जवान तैयार नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत बहादुरी का परिचय दिया। वहीं एक और पहाड़ी है जिसमें नक्सलियों ने भी मोर्चा संभाल रखा था। जवान नीचे खुले मैदान व खेत के बीच थे। मौके से जो तस्वीरें आई हैं, उनसे पता चलता है कि घायल होने के बावजूद जवान पेड़ों की ओट लेकर लड़ते रहे। हालांकि आधुनिक हथियारों से लैस नक्सलियों ने बीजीएल, यूबीजीएल और कैंची बम जैसे हथियारों से ताबड़तोड़ गोले भी दागे। शाम होने के बाद जवानों ने फायरिंग रोकी और कैंप की ओर चले गए, जबकि नक्सली रात भर गांव और उसके आसपास मंडराते रहे। पहाड़ी पर भी 5 जवान शहीद हुए। नक्सलियों के जाने के बाद जवानों के जाने के बाद नक्सलियों ने उन शवों को नीचे उतारकर उस पेड़ के पास रख दिया जहां पहले से ही एक जवान का शव पड़ा था। नक्सलियों की मान में पहली बार भारी रिस्क लेकर वायुसेना का हेलीकॉप्टर भी उतारा गया। घटनास्थल से बिना इसके शव निकालना मुश्किल था। अगर हेलीकॉप्टर वहां नहीं पहुंचता तो जवानों के शव नहीं निकाले जा सकते थे। 14 जवानों के शव जगदलपुर हेलीकॉप्टर से लाए गए और इस हमले के बाद शीर्ष अधिकारियों की बैठक हुई, और जहां पर मुख्यमंत्री भी देर शाम पहुंचे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपना दौरा रद्द कर दिल्ली पहुंच गए। निवासी गरीबी और बेरोजगारी के कारण एक निचले स्तर की जीवन शैली जीने को मजबूर है। स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में गंभीर बीमारियों से जूझते इन क्षेत्रों में असामयिक मौतें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आदिवासियों का विकास करने के बजाय उन्हें शिक्षा, चिकित्सा सेवा और रोजगार देने के बजाय उन्हें परेशान करने के लिए नए नए कानून पहले की सरकारों के द्वारा बनाए जाते रहे हैं। ये आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, खेती की जो हालत हुई है, खेती की दुर्दशा उन एरियो में अभी भी जस की तस बनी हुई है। यकीनन इस तरह की समस्याओं में हमेशा असंतोष के बीज तो होते ही हैं, जिनमें विद्रोह करने की क्षमता होती है। इन्हीं असंतोषों की वजह से ही नक्सलवादी सोच को बढ़ावा मिल रहा है। इससे बड़ी विडंबना ये है कि हमारी पूर्व सरकारें शायद इस समस्या के सभी संभावित पहलुओं पर विचार नहीं कर रही थीं।
जो अब वर्तमान सरकार कर रही है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे का अभाव और प्रशिक्षित मानव संसाधनों और संचार सुविधाओं की उन एरियो में कमी है, जिसके लिए सरकार को कोशिशें अब करनी होगी और सरकार कर भी रही है और इन सुविधाओं को बढ़ा रही है। नक्सलियों द्वारा अंतर्राज्यीय सीमा का लाभ भी उठाया जा रहा है। केंद्र और राज्यों और अन्य राज्यों के बीच इसके लिए आपसी समन्वय बनाना होगा ताकि नक्सली इस तरह का लाभ ना उठा पाए। अब अगर आप मेरी नज़र में आगे की राह जानना चाहते हैं तो यहाँ पर यह है कि एक तरफ जहाँ इस समस्या की वजह आर्थिक और सामाजिक विषमता समझी जाती रही है, वहीं दूसरी ओर इसे अब एक राजनीतिक समस्या भी समझा जाने लगा है। यही कारण है कि कई सारे इन मुद्दों की जानकारों की नज़र में नक्सलवाद सियासी दलों का एक चुनावी दबाव भी है, जिस पर मौका मिलते ही रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है, खासतौर पर कम्युनिस्टों के द्वारा। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हमारी सरकार लगातार संविधान की 5वीं अनुसूची को तरजीह देने से कतराती रही है। गौरतलब है कि इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े मुद्दे आते हैं। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की बात की गई है। दरअसल इन क्षेत्रों में एडवाइजरी काउंसिल एक तरह की पंचायत है जो आदिवासियों को अपने क्षेत्रों में प्रशासन करने का अधिकार देती है। इस काउंसिल में अधिकतर 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 304 या 3/4 सदस्य वो होते हैं जो संबंधित राज्य की विधानसभा में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यह भी सत्य है कि हिंसा से प्राप्त की हुई व्यवस्था ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती और अंततः टूटती ही है। दूसरी ओर सरकार को भी कानून व्यवस्था की समस्या से ऊपर उठकर इनकी मूलभूत समस्याओं को दूर करने के प्रयास अब करने चाहिए। तो आपको समझ में आया हो कि नक्सलवाद है क्या। नक्सलवाद एक प्रकार से देखा जाए एक ओवरऑल ये कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था, जिसकी उत्पत्ति नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के एक छोटे से नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत समझ में आया होगा। नक्सलियों के द्वारा जो हिंसा की जा रही है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। नक्सलियों को मुख्य धारा की राजनीति में लौटना चाहिए और अपने लिए मुख्य धारा की राजनीति में लौटकर काम करना चाहिए और अपने विकास के लिए स्वयं लड़ना चाहिए। लेकिन हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा की मेरे द्वारा या सभी भारतवासियों के द्वारा निंदा की जाती है। उम्मीद करते हैं कि नक्सली भी इस वीडियो को देखें और समझें और उसके बाद अपने लिए कुछ कुछ अच्छे कदम खुद उठाएं ताकि उनसे आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित हों उनकी। ऐसी वो कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि नक्सलियों के द्वारा उनके भी परिवार हैं, उन परिवारों के लिए, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो कुछ ऐसा करके जाएं ताकि उन्हें भी बहुत चीज़ें लगें। तो इसलिए उनको मुख्य धारा में आना होगा और अपने लिए खुद राजनीतिक जमीन को तलाशना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो अगर ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना छोड़ें। थैंक यू। जय हिंद।